हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdictions of courts are uncertain. Section 18 deals with the cases where there is uncertainty relating to the territorial jurisdiction of court in respect of immovable property. According to Section 18 Clause 1, where it is uncertain as to within whose jurisdiction of two or more courts the property is situate, any one of that court may try and dispose of the suit relating to that property. तो Section 18 Clause 1 के अकॉर्डिंग जहाँ पर इस बात को लेके अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो कि किन्हीं दो या दो से भी ज़्यादा कोर्ट्स की ज्यूरिस्डिक्शन में से इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आ रही है, तो ऐसे में उन कोर्ट्स में से कोई भी एक कोर्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। बट देयर आर सम कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द कोर्ट बिफोर ट्राइंग सच सूट। कोर्ट के सामने कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कोर्ट को सूट ट्राई करने से पहले पूरी करनी होंगी। वो कंडीशंस हैं, फर्स्ट, कोर्ट मस्ट सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट देयर इज एक्चुअली अ ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। कोर्ट पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ जी, अनसर्टेनिटी का जेन्युइन ग्राउंड है इस केस में। सेकंड, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। कोर्ट जो है उस अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रख लेगा कि इस केस में इस तरह की अनसर्टेनिटी है। और थर्ड कंडीशन है आपका प्रोविजो विच इज़ अटैच टू सेक्शन 18 क्लॉज 1, कोर्ट मस्ट हैव द पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सेक्शन 18 क्लॉज 1 का प्रोविजो बोलता है कोर्ट के पास पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। सेक्शन 18 सिर्फ टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ग्रांट कर रहा है, पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन ग्रांट नहीं कर रहा है। तो जो भी कोर्ट इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को एंटरटेन करेगा, उस सेक्शन 18 टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन तो ग्रांट कर रहा है, लेकिन उस कोर्ट के पास पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर या एज टू द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। And the decree passed in such suit shall have the same effect as if the property situate within the jurisdiction of that court. इस अनसर्टेनिटी की वजह से डिक्री की इफेक्टिवनेस में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह इक्वली इफेक्टिव होगी एज इफ इट हैज़ बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 18 क्लॉज 2, where statement of uncertainty of jurisdiction is not recorded under section 18 clause 1 and decree is passed by such court and such decree is challenged before the appellate court or revisional court on later stage on the ground that court who passed the decree does not have the jurisdiction, then the appellate court or revisional court shall not allow such objections unless court is, ये court appellate court और revisional court की बात कर रहा है, then appellate court or revisional court is of the opinion that at the time of institution of suit there was no reasonable ground for uncertainty and there has been consequent failure of justice। तो कहने का मतलब है हमारा सेक्शन 18 क्लॉज 2 बात करता है जहाँ पर कोर्ट ने अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 1 और कोर्ट ने डिक्री भी पास कर दी है, और बाद में लेटर स्टेज पे एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट में वह डिक्री चैलेंज कर दी जाती है कि जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी। तो इन जनरल एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट जो है इस तरह की ऑब्जेक्शंस को अलाउ नहीं करते हैं अनलेस एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट को ये नहीं लगता कि जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस वक्त अनसर्टेनिटी का कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था। मतलब ये पहले से ही क्लियर था कि सूट जो है वो गलत कोर्ट में दाखिल हुआ था और इस डिसीजन से सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है। ऐसे में एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट डिक्री को सेट असाइड कर सकते हैं। जनरली इस तरह की कोई ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, यानी डिफेंडेंट उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करे जहां सूट फाइल किया गया था। डिफेंडेंट को ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में रेज करनी पड़ेगी कि कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और लिहाजा इस सूट को डिसमिस किया जाए। तो गाइज, यह था हमारा सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़,
काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।